बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर AQ खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का अपना तीसरा लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये 9th क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से कंसिडर किया जाने वाला एक क्वेश्चन है और इस पे कोई ना कोई सवाल अक्सर औकात जो है वो ज़रूर आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको मशहूर ज़माना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। फॉइल का मतलब होता है एक बारीक सी शीट, थिन सी शीट। रदरफोर्ड ने 0.00004 सेंटीमीटर थिक 0.04 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल ली और फिर क्या किया, फिर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम या पोलोनियम लिया जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। किस चीज़ का सोर्स है? अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पहले भी आपको बताया जा चुका था कि अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम होते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस की जमा होती है न्यूक्लियाई। ये हमारे सामने एक हीलियम का एटम है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 होता है। अब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम से रिमूव कर दिए जाएं तो क्या बनेगा? He+2। He+2 इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और ये जो अल्फा पार्टिकल है He+2 ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होगा हीलियम के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स 2 निकाल दिए गए तो पीछे आपको पता है न्यूक्लियस ही बचेगा जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम कैरिंग +2 चार्ज, कैरिंग +2 चार्ज। तो इसने रेडियम या पोलोनियम सोर्स से क्या किया? रेडियम या पोलोनियम के सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करवाए। ये लेड का एक ब्लॉक है जो अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर होने से जो है वो इर्द गिर्द जो है वो बिखरने से रोकता है। रेडियम ने या पोलोनियम ने अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए। वो अल्फा पार्टिकल्स आगे किस में से गुजरे? 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल में से। जब वो गोल्ड फॉइल में से गुजरे तो रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। क्या की? ऑब्जर्वेशंस की। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? रदरफोर्ड की 3 मेन ऑब्जर्वेशंस थी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ये सीधे गोल्ड फॉइल में से गुजर गए थे। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि चंद एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट या बेंड हो जाते हैं। जब वो गोल्ड फॉइल में से गुजरते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं एट अ सर्टेन एंगल। तो वो किसी खास जाविये पे बेंड या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की थी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जब वो टकराते हैं तो टकराने के बाद गोल्ड फॉइल से बाउंस बैक हो जाते हैं, यानी कि वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो गए, टकराए और वैसे के वैसे ही वापस आ गए। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशंस। अपनी इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने कुछ फिर रिजल्ट्स निकाले। रदरफोर्ड ने कुछ नताइज निकाले। अब वो नताइज क्या निकाले? पहला नतीजा रदरफोर्ड ने ये निकाला कि मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। एटम ने जो ज़्यादातर जगह घेरी हुई है वो खाली है। वो क्या है? खाली है। ठीक है जी। उसे कैसे पता लगा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है? क्यों? इसलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे? गोल्ड फॉइल में से सीधे गुजर गए थे। अब गोल्ड फॉइल में गोल्ड के एटम्स हैं, ये एक एटम उसमें से बनाया गया है। तो एक एटम के लेवल पर ये डायग्राम है, तो ये एक एटम उसमें से गोल्ड का बनाया गया। अब आपको पता है सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस, और इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अब मेजॉरिटी सीधे गुजर गए, चंद एक क्या हो गए? बेंड हो गए, और कोई एक आध क्या हो गया? बाउंस बैक कर गया। अब पहला नतीजा जो उसने निकाला था वो इसी बुनियाद पर निकाला था कि जी एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है।
वो इसलिए उसने कहा कि उसने देखा था मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए थे, गोल्ड फॉइल में से सीधे गुजर गए थे। तो इस बुनियाद पर उसने नतीजा निकाला कि मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर एटम का हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है, इसलिए कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल उसमें से सीधे गुजर जाते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या की, दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने की, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल इंडिकेट्स दैट देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। चंद एक पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन या बेंडिंग बताती है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर भी आपने पढ़ा था क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज +2, तो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उसने कहा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स गए तो एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा था, जब ये उस पॉजिटिवली चार्ज हिस्से से करीब से गए या उससे टकराए तो डिफ्लेक्शन हो गई, बेंडिंग हो गई रिपल्शन की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है +2 और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से फिर वो डिफ्लेक्ट भी हो गए या बेंड हो गए। तो इस बुनियाद पर उसने ये नतीजा निकाला कि वो जो चंद एक पार्टिकल बेंड हो रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या मुड़ रहे हैं अपने रास्ते से, वो ये साबित करते हैं कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है। उस पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से को फिर बाद में नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। इस तरह रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया। तो ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी बात कंप्लीट रीबाउंस, मुकम्मल तौर पर वापस आ जाना, पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल का टकराना और वापस आ जाना। कंप्लीट रीबाउंस से क्या पता चला, रदरफोर्ड कहता है चूंकि चंद एक पार्टिकल बहुत थोड़े एटम के सेंटर वाले हिस्से से टकराए हैं तो टकरा कर वापस आए हैं। इसका मतलब ये हुआ एटम के सेंटर में जो हिस्सा है, जो न्यूक्लियस है, वो हार्ड है, वो हैवी है और वो डेंस है। तो एटम के न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एटम का जो सेंटर होता है उसने कहा ये हार्ड है, हैवी है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल जाकर उसे टकराया तो बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक होना या वापस आना साबित करता है कि एटम का वो सेंटर वाला हिस्सा क्या है, बहुत ज़्यादा मैस रखता है। चौथा रिजल्ट जो उन्होंने निकाला वो ये था कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव करती है न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। चंद एक पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन से साबित होता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल्स टकरा के डिफ्लेक्ट होते। चूंकि चंद एक पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए थे या डिफ्लेक्ट हुए थे, इसका मतलब यह है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो छोटा सा, ठीक है जी। इमेजिन कीजिए ये न्यूक्लियस इतना बड़ा होता, अगर ये इतना बड़ा होता तो मेजॉरिटी फिर आपको पता है क्या हो जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते या वापस चले जाते। पांचवा रिजल्ट जो उन्होंने निकाला वो ये था, पांचवा, कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। सिक्स्थ पॉइंट उन्होंने दिया था एटम इज न्यूट्रल। आपको पता है एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल। तो चूंकि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि एक एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की तादाद क्या होती है, सेम। लास्ट जो इनका पॉइंट था वो न्यूक्लियॉन्स के बारे में था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस में कौन है, एटम के न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उसने उनको नाम दिया था न्यूक्लियॉन्स का। ये था हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस वगैरह। अब आते हैं जी इसके डिफेक्ट्स की तरफ, इसकी खामियों की तरफ। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर बुनियादी तौर पर दो बड़े नकाइस या डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट या खामी या नुक्स इसका ये था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन वालों ने एतराज़ किया था कि आपके मॉडल के मुताबिक जो एटम है इट शुड नॉट बी स्टेबल। एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, एटम शुड क्लैप्स, एटम को तो तबाह हो जाना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाले कहते थे कि रदरफोर्ड के मुताबिक चूंकि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके इर्द गिर्द शेल्स, और शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन वालों ने यह एतराज किया कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, तो बीइंग द चार्ज पार्टिकल जब ये मुसलसल घूम रहे होंगे तो दे शुड रिलीज देयर एनर्जी, दे शुड रिलीज देयर एनर्जी, इन्हें अपनी एनर्जी खारिज करनी चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे तो ये मुसलसल एनर्जी खारिज करते रहेंगे। जब ये एनर्जी खारिज करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब आते जाना चाहिए और अल्टीमेटली जो है वो उनको न्यूक्लियस के अंदर जा गिरना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी मुसलसल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते घूमते मुसलसल एनर्जी खारिज करेंगे तो उनका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, शेल छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे और अल्टीमेटली वो घूमते 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 न्यूक्लियस में जा गिरेंगे। इस तरह क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इस बात का जवाब रदरफोर्ड ऑब्वियसली नहीं दे पाए थे। दूसरा डिफेक्ट ये था कि अब जब इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो मुसलसल जब इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा, एनर्जी खारिज करता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी खारिज करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी खारिज करेगा तो उस एनर्जी का, उस लाइट का जो इलेक्ट्रॉन मुसलसल खारिज कर रहा है, उसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन असल में लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था, असल में लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं था, एटम का स्पेक्ट्रम क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले ये समझ लें। स्पेक्ट्रम विजुअल डिस्प्ले ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। लाइट के कंपोनेंट्स जो होते हैं जब वो डिस्पर्स होते हैं तो उसके डिस्पर्स होने से जो नज़ारा बनता है उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल रेनबो है, कौसे कज़ा, धनक। जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो हवा में बारिश के कतरे, पानी के कतरे मुअल्लिक हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। जब लाइट सूरज निकलने के बाद उनमें से गुजरती है तो लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, अपने रंगों में तकसीम हो जाती है। ठीक है, रोशनी के आपको पता है वाइट लाइट के 7 मेन कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एक्सेट्रा। उससे वो कौसे कज़ा या धनक बनती है। वो स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास किया जाता है, तो जब आप प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास करते हैं तो लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसको हम लोग नाम देते थे स्पेक्ट्रम। क्या नाम देते थे, स्पेक्ट्रम। ये जो रंगों की पट्टी सी बनती थी। तो स्पेक्ट्रम जो है वो बुनियादी तौर पर वो रंगों की पट्टी है जो आपको हासिल होती है जब आप लाइट को क्या करते हैं, जब आप लाइट को प्रिज्म वगैरह में से गुजारते हैं। अब एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है ना, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन असल में क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स होते हैं वो आपस में मर्ज्ड होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मर्ज्ड होते हैं, एक दूसरे में वो कलर्स मिले होते हैं, एक दूसरे में वो कलर्स क्या होते हैं, मिले होते हैं। अब ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा कलर है, ये तीनों कलर्स ब्लू, रेड या ग्रीन, मेरे पास ये 3 मार्कर्स ही थे तो मैंने उनको यूज़ करते हुए आपको ये सिर्फ बात समझाने की कोशिश की है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क होता है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, मिले होते हैं। इनके दरमियान कोई डार्क स्पेस नहीं होती, कोई डार्क स्पेस नहीं होती और ये कलर्स आपस में मिले होते हैं, मर्ज होते हैं। इसके बरक्स जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर ये जो कलर्स हैं, अब ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, लेकिन इनके दरमियान क्या है, डार्क स्पेस, डार्क बाउंड्री है। अगर कलर्स आपस में मिले हुए हैं विदाउट एनी डार्क स्पेस और द बाउंड्री बिटवीन देम, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर कलर्स आपस में मर्ज्ड नहीं है, अच्छी तरह मिले हुए नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है और उनके दरमियान डार्क स्पेस या बाउंड्री है, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम था इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इस एतराज़ का जवाब भी कि ऐसा क्यों है रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स डिफेक्ट्स।
उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।